अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन इज़ ए रॉकेट फ्यूल। ये MCQs के रेफरेंस से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विच वन इज़ रॉकेट फ्यूल? तो वो ऑप्शन में आप करेक्ट आंसर लगाएंगे हाइड्रोजन। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन एंड वाटर। जब ये एयर में ऑक्सीजन में इसको जलाया जाता है तो नाइट्रोजन और वाटर बनता है। ये इसके नीचे इक्वेशन दी गई है। कहता है 1.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन ए बम कैलोरीमीटर के मास हाइड्रोजन का हमें दे दिया गया 1.00 ग्राम, जिसको जलाया जा रहा है बम कैलोरीमीटर के अंदर। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 3.51 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिकॉर्डेड। जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो 3.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, जो स्पेसिफिक हीट है कैलोरीमीटर की वो 5.5 किलो जॉल पर केल्विन पर ग्राम दे दी गई। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व, कि जो हीट इवॉल्व होगी वो हमने फाइंड करनी है। आल्सो कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबंशन फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये देखें, गिवन डाटा जो हमें दिया गया है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो रही है, तो फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोजन और वाटर बन रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस, ये 2 किधर से आया, इधर हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फाइनल इक्वेशन है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन का मास जो हमें दिया गया वो है 1.00 ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ बम कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ बम कैलोरीमीटर जो हमें दी गई वैल्यू किलो जॉल पर केल्विन पर ग्राम, और जो हमें राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू दे दी गई डेल्टा टी, वो दिया गया है 3.51 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स मीन 3.51 केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हीट इवॉल्व और इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फॉर 1 मोल। ये 2 पैरामीटर हमने फाइंड करने हैं इसमें। एक तो इसमें ये हमने फाइंड करना है कि हीट कितनी इवॉल्व हो रही है, और दूसरा डेल्टा HC फाइंड करना है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट जो है 1 मोल के लिए इवॉल्व हो रही है। अब हमने एक फार्मूला लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था ग्लास कैलोरीमीटर में कि Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, के मास इसमें M मास ऑफ रिएक्टेंट, S स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें गिवन डाटा में M की वैल्यू का भी दी गई है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.00 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ बम कैलोरीमीटर भी वैल्यू दी गई है और डेल्टा टी की वैल्यू भी दी गई। अब इस फार्मूले में हम तमाम वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे। बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो Q M इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 5.5 किलो जॉल
पर केल्विन पर ग्राम और डेल्टा टी की वैल्यू हमें दे देगी 3.51 केल्विन। ये केल्विन इस पर केल्विन से कैंसिल, ये ग्राम इस पर ग्राम से कैंसिल, तो जो नेट आएगा इसका आंसर वो 19.3 किलो जूल। चूँकि कंबंशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, तो इसलिए Q की वैल्यू को नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, Q is equal to माइनस 19.3 किलो जूल। अब हमने इंथाल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करनी है फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की। तो हमें पता है किसी भी स्पीशीज़ का 1 मोल उसके मास को, अगर हम मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसके इक्वल आएगा। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वो एक नाइट्रोजन का मास जो है वो 14, तो 2 का कितना होगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व कितनी हीट इवॉल्व कर रही है, माइनस 19.3 किलो जूल। तो 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व हीट, 32 कितनी इवॉल्व करेगी, माइनस 19.3 किलो जूल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32, तो ये आ जाएगा इसका आंसर माइनस 6.17.6 किलो जूल पर मोल। अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो वो आगे वाले डिजिट की पावर को 1 टाइम इन्हांस कर देता है। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इंथाल्पी ऑफ कंबंशन डेल्टा Hc फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा माइनस 618 किलो जूल पर मोल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये दोबारा हम इसको रिव्यू करते हैं। ये हमें हाइड्रोजन की बर्निंग दी गई कि जब हाइड्रोजन जो है एक रॉकेट फ्यूल भी है जिसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन और वाटर प्रोडक्ट बनता है। मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दे दिया गया 1.00 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ बम क्लोरीमीटर दे देगी 5.5 किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम, और टेम्परेचर में चेंज दे दिया गया 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 3.51 केल्विन। अब कहता है कि जो हीट इवॉल्व हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड करें और इंथाल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करें। सेकंड पैरामीटर डेल्टा Hc फाइंड करें। तो इसके लिए फार्मूला हम अप्लाइड करेंगे Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। तो इस फार्मूले में हमने तमाम वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। चूँकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक को हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए हमने इंथाल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करनी है। तो किसी भी स्पीशीज़ का 1 मोल उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो मोलर मास जब हम हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। अब जब 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाया तो कितनी क्वांटिटी रिलीज हो रही थी, माइनस 19.3 किलो जूल। और 32 ग्राम के लिए हाइड्रोजन के लिए कितनी हीट रिलीज होगी, माइनस 19.3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो ये हमारे पास इसकी इंथाल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऑक्टेन इज ए मोटर फ्यूल, कि जो हम गाड़ियों में फ्यूल को यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग प्रोसेस के लिए, तो ये ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन का मास दे दिया गया हमें 1.80 ग्राम और हीट कैपेसिटी दे दी गई 11.66 किलो जॉल पर केल्विन। टेम्परेचर कैलोरीमीटर का इनिशियल दिया गया, फिर इसका फाइनल टेम्परेचर दे दिया गया। कहता है कैलकुलेट द हीट कंबंशन फॉर 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑल्सो कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो ये भी सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें। अच्छा, अब ये देखें, हमें गिवन डाटा दे दिया गया है मास ऑफ ऑक्टेन 1.80, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 11.66 किलो जॉल पर केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर हमें दे दिया गया 21.36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फाइनल टेम्परेचर दे दिया गया इसमें 28.78 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हमने इसमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर में से। जब हम इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे तो 7.42 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ इक्वल टू 7.42 केल्विन। अब ये देखिए, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो 273 इधर मुझे ऐड करना पड़ेगा और 273 इधर, तो प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा सिंपल आंसर यही आ जाएगा 7.42 केल्विन। अब हमने फर्स्ट फाइंड करेंगे हीट ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था फार्मूला Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इतने भी पैरामीटर की वैल्यू दी गई है इस इक्वेशन में पुट करेंगे बाय पुटिंग all values in equation number 1। मास दे दिया गया हमें 1.80 और हीट कैपेसिटी दे दी गई 11.66 और डेल्टा टी हमें दे दिया गया 7.2 केल्विन। ये ग्राम में है, ये किलो जॉल पर केल्विन। अब ये केल्विन इस पर केल्विन से कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 155.73 किलो जॉल। अब चूंकि कंबंशन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंबंशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू को नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आ जाएगा -155.73 किलो जॉल। अब ये तो कैलोरीमीटर की हीट फाइंड होगी हमारे पास। अब हमने फाइंड करनी है इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है
वो होता है C8H18। तो अगर हम इसका मोलर मास फाइंड कर लें तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, एक कार्बन का मास 12 है तो 8 का कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 12। एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 18 का कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 1। तो मोलर मास आ जाएगा ऑफ ऑक्टेन का 114 ग्राम, और यही इसके 1 मोल के इक्वल होता है। अब हीट ऑफ कंबंशन ऑफ ऑक्टेन फॉर 1.8 ग्राम, एक 1.8 ग्राम ऑक्टेन हो तो उसकी हीट ऑफ कंबंशन कितनी होगी, इसके इक्वल। और 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, इस 1.8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे कि 1.8 ग्राम के लिए ऑक्टेन के लिए हीट ऑफ कंबंशन कितनी होगी, -155.73 किलो जूल, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। और अगर 1 ग्राम के लिए फाइंड करनी हो तो इसको 1.8 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हीट ऑफ कंबंशन आ जाएगी हमारे पास 1 ग्राम के लिए। अब हमने 1 मोल के लिए फाइंड करनी है, डेल्टा HC फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस Q वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्टेन के मोलर मास के। ऑक्टेन का मोलर मास 114 है तो इसको 114 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जब हमने इसको 1.8 से डिवाइड किया तो ये इसके यूनिट थे ग्राम, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पर ग्राम। ये ग्राम इस पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इन दोनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ कंबंशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबंशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब दोबारा इसको रिव्यू करते हैं। मास ऑफ ऑक्टेन हमें दे दिया गया 1.80 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्लोरीमीटर 11.66 किलो जूल पर केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 21.36 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर हमें दे दिया गया 28.78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें जब हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर 7.42 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हमने 2 पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। पहले तो हमने इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करनी है क्लोरीमीटर की, दूसरा हमने इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन फाइंड करना है। तो Q फाइंड करने का वही फार्मूला जो ग्लास क्लोरीमीटर में हमने डिस्कस किया था, M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T। M इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट, S स्पेसिफिक हीट ऑफ क्लोरीमीटर, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इधर डाटा से सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये Q की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि रिएक्शन जो कंबंशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसलिए Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव फिगर में आएगी। अब हमने तो इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करना है और उसके लिए मोल को फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो मोल फाइंड करने से पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्टेन का लिखेंगे C8H18। तो एक कार्बन का मास 12, तो 8 का फाइंड करना, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 18 का अगर फाइंड करना तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलर मास आ जाएगा ऑक्टेन का 114 ग्राम, जो सिंपली 1 मोल के इक्वल होता है। हीट ऑफ कंबंशन ऑफ ऑक्टेन 1.8 ग्राम ऑक्टेन के लिए हीट ऑफ कंबंशन की वैल्यू ये है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, या इसको हम 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो जूल पर ग्राम। अब हमने 1 मोल के लिए फाइंड करनी है,
तो Q की वैल्यू को 114 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हम वो पूछ रहा है हमसे कि graphite and diamond are two forms of carbon. The enthalpy of combustion of graphite at 25 degrees centigrade is 393.51 kilojoule per mole and heat of diamond is minus 395.41 kilojoule per mole. What is the enthalpy change of the process graphite to diamond? ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, और एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि एक टेम्परेचर पर वन एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो सेकंड एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है और उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं, और ये आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कहता है कि ग्रेफाइट को जब हम डायमंड में कन्वर्ट करेंगे फिर जो है वो इंथाल्पी चेंज क्या आएगा उसको फाइंड करें आप। ग्रेफाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कार्बन G से, और इसके लिए जो इंथाल्पी में चेंज होगा डेल्टा H इज इक्वल टू और सेकंड हमने फाइंड करना है, सेकंड दिया गया हमें डाटा 2 find अब ये देखिए हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट की इंथाल्पी ऑफ कंबंशन जो है वो -9333 प्लस 0.5 किलो जॉल पर मोल है, और डायमंड की है -395.41 किलो जॉल पर मोल। अब कहता है कार्बन ग्रेफाइट को आपने कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स द इक्वेशन टू, इसका सॉल्यूशन रिवर्स द इक्वेशन टू को अगर हम रिवर्स कर लें और फिर इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर लें तो हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। रिवर्स करने का क्या मतलब है, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना लें और जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना लें। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट था ये रिएक्टेंट बन जाएगा और जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, और इंथाल्पी ऑफ कंबंशन जो इसकी वैल्यू थी पहले नेगेटिव साइन में थी, अब ये आ जाएगी पॉजिटिव साइन में। ये इक्वेशन 2 थी, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H इसका था -93.5 और 3 वाली इक्वेशन है ये बनेगी, और इसकी इंथाल्पी में जो चेंज आया था वो +395.4 था। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगी, तो कार्बन ग्रेफाइड कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डायमंड में। तो ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, तो प्लस में से जब हम माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो दोबारा रिव्यू करें इसको, हमें डाटा में दिया गया कि आप कार्बन ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो इंथाल्पी में ये चेंज आता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और कार्बन डायमंड को जब हम बर्न करते हैं तो इंथाल्पी में ये चेंज आता है।
अब कहता है कि कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड जो इंथाल्पी में चेंज आएगा वो फाइंड करेंगे। अब ये देखें कि हमने कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन, इसका मतलब ये प्रोडक्ट वाली साइड पर होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे और जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो इंथाल्पी में जो चेंज आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे प्लस साइन से, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसिल, और ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस में से ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट इंथाल्पी में जो चेंज आएगा 1.9 किलो जॉल पर मोल। अब जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व किया है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम प्रिंसिपल इसमें यही अप्लाई होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच, के मदरजा झैल जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करें और हर एक की 3 एग्जांपल्स दें। ये हमने आर्टिकल्स में भी डिस्कस की थी। डेफिनेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया था, एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, कि कायनात की हर वो चीज़ जो हम मुशाहदा कर रहे हैं या जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाएगी। इसकी एग्जांपल हमने कोनिकल फ्लास्क में जब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया था तो वो सिस्टम था। इसके अलावा क्लासरूम जो है ये भी एक सिस्टम है, इसके कप ऑफ टी ये भी एक सिस्टम है। सराउंडिंग, रिमेनिंग पोर्शन अराउंड द सिस्टम इज नाउन एज सराउंडिंग, के सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम सराउंडिंग का नाम देंगे। कि कप ऑफ टी अगर हमारा सिस्टम है तो उसके ऊपर एयर या टेबल जो है वो सराउंडिंग होगा। इसी तरह अगर हमने एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया तो ये सिस्टम और फ्लास्क जो और एयर वगैरह सराउंडिंग बन जाएगी। क्लासरूम के बाहर जितना भी इन्वायरमेंट होगा वो सराउंडिंग होगा। स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसकी 2 वैल्यूज है, इनिशियल और फाइनल, और वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ अडॉप्टर टू बरिंग दिस चेंज, कि उसमें जो चेंज आता है प्रॉपर्टी में उस पर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल है इंथाल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर्स, वॉल्यूम। इसी तरह यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है उसके यूनिट्स हैं किलो जॉल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोसीड्स एंड रिलीज हीट, कैसे रिएक्शन जो प्रोसीड होते हैं और जिसके दौरान प्रोसीड होने के दौरान हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनके प्रोसीड होने के दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये लास्ट आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, कि सिस्टम के पास 2 एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो ये हमारे पास सिस्टम की एनर्जी आ जाती है, इंटरनल एनर्जी। इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम, इंथाल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है और ये इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ऑफ द सिस्टम, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू इंथाल्पी। इसी तरह कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मदरजा झैल टर्म्स के दरमियान जो है वो फ़र्क वाजिया करें, इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी। इंटरनल एनर्जी जो है वो सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और इंथाल्पी जो है इंथाल्पी होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हाँ, इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी चेंज के दरमियान डिफरेंशिएट। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, के जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो इस हीट के इक्वल होगा जो सिस्टम ने अब्जॉर्ब की जब वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का क्या हो जाए, कांस्टेंट। और इंथाल्पी चेंज क्या है,
उस हीट के इक्वल जो सिस्टम ने ऑब्जॉर्व की जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन विच प्रोसीड्स एंड रिलीज हीट एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विच ऑब्जॉर्व हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टेक प्लेस होने के दौरान हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के टेक प्लेस होने के दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको डिस्कस करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की इंथाल्पी या एनर्जी प्रोडक्ट की इंथाल्पी या एनर्जी से ग्रेटर होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंथाल्पी जो है वो रिएक्टेंट की इंथाल्पी से ग्रेटर होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट वो पूछ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग इंथाल्पीज। तो ये हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस की थी, लेकिन अभी हम इसको रिव्यू करेंगे। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, कि उस इंथाल्पी चेंज को हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं जब सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बना दें अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन पर। सर्टेन नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करने वाली कौन सी चीज़ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो उस इंथाल्पी में जो चेंज आएगा उसको हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस का नाम देंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबंशन, उस क्वांटिटी ऑफ हीट को नाम देते हैं जो खारिज होती है जब हम 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 180 mD। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन उस इंथाल्पी चेंज को नाम देंगे जिसके दौरान हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी जब हम 1 मोल गैसियस एटम को उसी के एलिमेंट से प्रिपेयर करेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उस इंथाल्पी में जो चेंज आएगा या जो हीट की क्वांटिटी अब्जॉर्ब होगी उसको हम इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम दे देंगे। इसी तरह उसमें 4 पार्ट पूछा है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन उस इंथाल्पी चेंज को हम नाम देंगे जब हम 1 मोल सब्सटेंस को उतने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें कि हमें हीट में जो चेंज है वो डिटेक्ट हो सके, ना कि उतने सॉल्वेंट में कि हीट को हम डिटेक्ट ना कर सकें। तो उस इंथाल्पी में जो चेंज आता है उसको हम इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था ये हमने बाइंड अप कर दिया। ये इसका पहले हमने लेक्चर जो है वो सारे आर्टिकल के डिस्कस किए थे, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने आपको सॉल्व करवा दिए।